नमस्कार, अभिनंदन, प्रणाम। एक बार फिर से चर्चित की चर्चा पर हम एक ऐसे व्यक्तित्व के पास पहुंचे हैं और आप सभी के बीच मुखातिब करा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जो समाज सेवी भी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और अक्सर विवादों में अपने बयानों से घिरे रहते हैं। आप सभी के बीच आज हमारे साथ चर्चित की चर्चा के इस कार्यक्रम पर बद्रीश मिश्रा जी हैं। हम अभिनंदन करते हैं आपका इस कार्यक्रम पर। भैया, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, आप अधिवक्ता भी हैं, समाज सेवी भी हैं, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं आप एक अच्छे लेखक भी हैं, अच्छे श्रोता, कवियों को सुनते हैं, साहित्य को सुनते हैं। अधिवक्ता बनने का विचार कैसे, और अधिवक्ता से फिर राजनीति? वास्तव में मैं कहूँ तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं जहाँ पे भी हूँ वो एक दुर्घटनावश हूँ। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस वकालत प्रोफेशन में आऊँगा, कि मैं राजनीति में आऊँगा। तो ये तो दुर्घटना बस है, और ज़िंदगी जहाँ जैसे लाती गई उस तरह से मैं बिना कोई सवाल किए ज़िंदगी के हर मोड़ को स्वीकार करता हुआ घुसता गया उसमें, और आज हूँ वकालत प्रोफेशन में हूँ। प्रोफेशन मेरा वकालत है, राजनीति से भी जुड़ा हूँ। यहाँ तक रही साहित्य की बात, तो मैं कोई साहित्यकार वगैरह नहीं हूँ। कुछ बदतमीजियाँ करने के लिए मैंने कुछ लफ्ज़ सीख लिए हैं, तो उनका इस्तेमाल कहीं कभी हो जाता है। आपके बाल में अक्सर बड़े बड़े लेख लिखे होते हैं, एक बतौर एक अच्छे विचारक, एक समाज सेवी के रूप में। वो लहजे बताते हैं कि आपकी जो लेखनी है काफ़ी मजबूत है। वो लेखनी कहाँ से, उसका जो प्रभाव है वो आप पर कहाँ से पड़ा? चाचा मेरे साहित्यकार हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बघेली में उनका बड़ा नाम है, और बघेली में उनकी जो कविताएं हैं, रचनाएं हैं, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं जी, पाठ्यक्रम में जी। तो संयुक्त परिवार होने के नाते अभी भी हमारा संयुक्त परिवार ही है जी। तो उनका एक बड़ा शौक़ था पुस्तकों का। तो वो अपने आमदनी से, जो उस समय पर मैं देखा करता था कि सबसे ज़्यादा वो जो चीज़ें खरीदते थे वो पुस्तकें खरीदते थे, और पुस्तकें जिस रूम में रखी रहती थी उसी रूम में मेरा कमरा था। तो मुझे याद नहीं कि मुझे साहित्य से कब रुचि हुई, लेकिन वो पुस्तकें चूँकि रखी रहती थी तो उनमें से उलटना पलटना रहता था। तो मुझे इतना ज़रूर याद है कि देवदास और शरद चंद्र की हो, चाहे इवान तुर्गनेव की हो, जो आपके रशियन राइटर हैं, मदर हो, रविन्द्रनाथ टैगोर की हो किताबें, या बड़े बड़े साहित्यकारों की किताबें मैंने बहुत बचपन में पढ़ डाली थी। और उनकी फील, जो साहित्य आप लिखते कैसा हैं या साहित्य जानते कैसा है, ये बड़ी बात नहीं है। साहित्य को आप फील कैसा कहते हैं, महसूस कैसा करते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। तो साहित्य की फीलिंग थी। तो मैं जो कुछ भी लिखता हूँ, मैंने बताया कि वो मैं सिर्फ कुछ गुस्ताखियाँ करता हूँ। तो पता नहीं कभी ऐसा जेहन हो तो वो आप मुझे अभी लिखने को कहें तो मैं नहीं लिख सकता हूँ। कई बार ऐसा हुआ, मुझे तो सिर्फ आप फेसबुक में लिखना पढ़ना जानते हैं। मैंने बहुत सारा कुछ लिखा है जो अभी ना तो प्रकाशित हुआ, मेरे ख्याल से ना प्रकाशित वो हो ही पाएगा, मेरी रुचि भी नहीं। पर उसके लिए एक मेंटल होता है, एक मन होता है, वो आपके भीतर कुछ कौंधता है, और उसके बाद जो मैं लिखता हूँ उसको मैं कभी खुद नहीं पढ़ता हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं, वकालत के साथ साथ राजनीति? मैंने बताया कि वकालत तो मेरा प्रोफेशन है, रोजी रोटी जी। राजनीति एक दुर्घटना है, और वो उस वक्त की है जब इंसान अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, वो उसको हासिल नहीं हो पाता है। तो चाहे साहित्य हो, कवि हो, और चाहे वो नेता हो, तो हर व्यक्ति के भीतर होता है, और वो फिर कभी न कभी किसी मोड़ पे उद्घाटित होता है। और वो उद्घाटित हुआ तो शुरुआती प्रशंसा मिली छात्र राजनीति में, और फिर बिना सोचे समझे उसमें बढ़ते गए, और जब पलट करके देखा तो बहुत दूर निकल आए थे। आपने हमारे ही एक कार्यक्रम में एक अपने वक्तव्य के दौरान, डिबेट के दौरान, एक शब्द मुझे याद है कि आपने कहा था कि उम्मीदवार की सूची में तो हम भी सोचते थे कि टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं मिला। और ऐसी कई तरह की बातें हुई थी। आप उपाध्यक्ष बतौर हैं, लोकसभा का चुनाव है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि मैं ये कहूँ कि आज जिस मोड़ पे मैं हूँ, राजनीति चाहे दुर्घटना से हो, चाहे स्वयं के मन से हो, मैं राजनीति में तो हूँ, और अब पूर्ण रूपेण हूँ, अब वापस लौट के नहीं जा सकता हूँ।
और राजनीति में बहुत कुछ करने का मन मेरा भी था। तो मैं जिस तरह से राजनीति, मेरे परिवार में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं था और मैंने स्वयं कभी अपने शुरुआती समय पे ये नहीं सोचा था कि मैं राजनीतिक तौर पर जाना जाऊंगा या राजनीति में मेरा मैं सच्चाई तो ये है कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था तो तब तक मैं अच्छे से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इनमें फ़र्क नहीं जानता था। विचारधारा जरूर थी, भाजपा से समर्थित थी क्योंकि मेरे घर की ही विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की थी, बब्बा की थी, पिताजी तो शिक्षक थे, चाचा भी शिक्षक है, तो विचारधारा जो थी वो राष्ट्रवाद की थी और उससे मैं भी अनप्रमाणित था। अब रही बात इसकी कि राजनीति में हूँ, तो राजनीति में तो मैं भी यही सोच करके आया था MSc LLB करके कि मुझे भी अवसर मिलेगा और मैं भी जनता की पीड़ा को, जनता के मुद्दों को, समाज की पीड़ा को, समाज शोषित, पीड़ित, व्यथित या क्षेत्र की समस्याओं को एक बड़े मंच पर उठाने का मैं भी प्रयास करूंगा। तो महत्वाकांक्षा स्वाभाविक तौर पर मेरे भीतर भी है कि मुझे भी ऐसा कोई मंच मिले विधानसभा या लोकसभा का जिसमें मैं जनता की बातों को बड़े तौर पर उठा सकूं, मजबूती से उठा सकूं, ऊंची जगह पर उठा सकूं। अब इसके अलावा किस्मत का भी खेल होता है, तो अभी तक तो ये अवसर नहीं मिला मुझे। अब ज़रूर लग रहा है जिस तरह से फ़िलहाल हमारा दल जो है आम लोगों का चुनाव कर रहा है, जिस तरह से आम लोगों को सामने ला रहे हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि मुझे भी अवसर प्राप्त होगा अगर, तो मैं भी जाहिर तौर पे एक बेहतर तरीके से काम कर पाऊंगा। चलिए, वो एक कभी अपने बात में आपने कही कि तब मुझे कांग्रेस और भाजपा में फ़र्क नहीं पड़ता था जब आपने राजनीति ज्वाइन की। नहीं, एक चीज़ रुकूंगा, मैंने कहा कि फ़र्क नहीं पता था क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं राजनीति में जाने का मैंने नहीं सोचा था, लेकिन मैं विद्यार्थी परिषद का सदस्य बहुत पहले बन गया था, मैं बजरंग दल से बहुत पहले जुड़ गया था। अभी आपको क्या लगता है कांग्रेस भाजपा में आपके नज़रिए में क्या फ़र्क है? आप ऐसे भी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान समय पर उनकी जो प्लानिंग है, जिसको लेकर के वो आगे चल रहे हैं, तो उसका एक बतौर खाका है उनके पास और उसमें वो लंबे समय तक काम करेंगे। अभी उस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में बड़ी आवश्यकता है, लोकतांत्रिक विषयों पर, इस देश के विषयों पर और सामाजिक विषयों पर कार्य करने की। कांग्रेस को तत्काल सत्ता मिली या सत्ता एक प्रकार से हस्तांतरित हुई, तो उन्होंने इस सत्ता प्राप्ति के लिए कोई संघर्ष नहीं किया और वो सत्ता भी उन्हीं घरों के आसपास रही आई, उसमें आज तक उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने एक झटके से शिवराज सिंह चौहान को, जो इतने वर्षों के मुख्यमंत्री थे, उनको किनारे करके और मोहन यादव को अचानक से मुख्यमंत्री बना दिया। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे कयासों को दूर करते हुए सतना में पहली बार की विधायक बागरी को और सीधी जिले में सिंगरौली से पहली बार की विधायक राधा सिंह को मंत्री बना दिया। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी न केवल उसके पास एक खाका है, एक विजन है, एक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और अन्य लोकतांत्रिक मुद्दों की। कांग्रेस ना तो वो मुद्दे तैयार कर पाई और ना ही उसके अलावा उसने कोई नया संगठन तैयार कर पाया, और जो तैयार हुए भी वो नष्ट कर दिए गए। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का वो भाजपा की कृपा से ही जितनी है वो है। धीरे धीरे हमारी बातें वैसे भी राजनीति की ओर घुस रही हैं। राजनीति पर पूरी बात अगर हम करें, अभी आपने कहा कि एक विज़न है, एक खाका है भारतीय जनता पार्टी के पास। लोग इस जीत का श्रेय लाडली बहना को भी देते हैं, जो वर्तमान में लगभग 160 सीट के आई है मध्य प्रदेश में, इसका श्रेय लाडली बहना को देते हैं। मैं अगर व्यक्तिगत बात करूं लाडली बहना के बारे में, मैंने बड़े नेताओं से भी इस विषय पर चर्चा की। आप लाडली बहना इस योजना को किस नज़र से देखते हैं? नहीं, लाडली बहना बतौर अधिवक्ता भी हैं, एक समाज सेवी भी हैं, और एक चूँकि सीधी अभी फ़िलहाल अन्य शहरों को देखें तो बैकवर्ड एरिया में जाना जाता है, ऐसे में लाडली बहना की योजना इस देश में कुल 12% महिलाएं लोकसभा और विधानसभा में हैं। वोटर नहीं, चुन करके, अच्छा, विधायक, सांसद के तौर पर हाँ, केवल 12% महिलाएं हैं और कुल आबादी का 48% महिलाएं हैं। हाँ। तो लंबे समय से स्त्री समानता, स्त्री को आगे बढ़ाने की बात या उसको बराबरी का दर्जा, भारतवर्ष महिलाओं की दुर्दशा के मामले में कुल जितने देश हैं उनमें 137 नंबर पे आता है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी कुछ दिनों पहले महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाया, पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में। लाडली बहना भी उसमें है। जी जी। तो कहीं ना कहीं से इसको केवल आप लाडली बहना के तौर पर, लाडली बहना भी है, अभी तक तो नहीं हुआ। अब कोई महिला है और उसके स्वाभिमान सम्मान के लिए अगर कोई भी सरकार उसके खाते में पैसे डाल रही है, इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी है जो बहुत गरीब है और आप उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा एरिया है, तो उसका असर है स्वाभाविक तौर पर। लेकिन इस देश में बहुत से मुद्दे ऐसे भी हैं जिन पर मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और लंबे समय तक काम करने की आवश्यकता है। इस देश में धारा 370 भी थी, तो इसको इतने वर्षों में हटाने का प्रयास क्यों नहीं हुआ? और भारतीय जनता पार्टी ने अपने उसमें रखा, उसने विजन में, और उसने वो करके दिखाया। चिड़िया की चूं नहीं हुई। 370 धारा की बात, धारा 370 हो गई हो, चाहे राम मंदिर का मसला रहा हो, चाहे ये दोनों जो मामले हैं वो मध्य प्रदेश से तो फिलहाल दूर थे। तो अगर हम मैं तो वही कह रहा हूँ, अगर आप सिर्फ लाडली बहना के जादू के तौर पर इसको देख रहे हैं तो ये लाडली बहना छत्तीसगढ़ में तो नहीं थी, ये राजस्थान में तो नहीं थी। तो कहीं ना कहीं से इसको स्त्री सशक्तिकरण के संदर्भ में इसके पीछे कितने सारे काम भारतीय जनता पार्टी ने कर डाले, चाहे वो 3 तलाक का विषय हो, चाहे महिला आरक्षण का बिल हो, उसके बाद ना लाडली बहन आ रही है। तो आज की जो जनरेशन है, आज आप इस टेक्नोलॉजी के युग में, आज आप सोचते हो कि आप एक न्यूज़ यहाँ पे या कोई डिबेट यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हो और वो पूरे देश में आधे घंटे में फैल जाती है, तो उससे और लोग अछूते नहीं हैं। आज ये जो मोबाइल है, ये जो इंटरनेट है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये घर घर में है। आज ये जीवन की चौथी बड़ी आवश्यकता हो गई। रोटी कपड़ा मकान के बाद आपका ये मोबाइल और इंटरनेट सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो ये हर व्यक्ति के पास पहुंच रहा है। और आप जो नई जनरेशन है उसको अगर ये सोचते हो कि उसके पास इन सब की जानकारी नहीं है, तो उनके सबके पास जानकारी है, उनके सबके पास इसकी जानकारी है। लाडली बहना पे मैंने कई बार व्यक्तिगत विचार रखा है, कई लोगों से रखा, कई बड़े नेताओं से, जैसा मैंने कहा। एक बतौर विचारक आपके अच्छी पोस्ट, एक बतौर अच्छे विचारक के रूप में आपके पोस्ट आती है, आपकी बातें आती हैं, बतौर प्रवक्ता आपकी बातें आती हैं। ये विचार एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। लगभग जो आंकड़े आ रहे हैं कि ये 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा, वर्तमान में लगभग इन 5 महीनों में 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए सिर्फ और सिर्फ लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं के खाते पर भेज के खर्च किए गए हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि इन 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर हम बिजनेस बतौर किए जाएं, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो सिर्फ महिलाओं के लिए ही किए जा सकते थे। अगर वृद्धा पेंशन की उम्र घटा दी जाए, हम कहते हैं 60 नहीं 50 की महिलाएं अब काम करने लायक नहीं रह जाती, तो 50 अगर वृद्धा पेंशन कर दी जाए और 50 से पहले की जो महिलाएँ हैं, जिस उम्र से लेकर लाडली बहना योजना का लाभ दिया जा रहा है, उनको बतौर एक रोज़गार दिया जाए। उनमें रोज़गारों की संख्या मेरी नज़र में है, जैसे कि कई ऐसी मशीनरी आई हैं जिसमें चप्पल की स्लाइडिंग हो सकती है, रबर पेंसिल की पैकिंग हो सकती है, दोना पत्तल की डिजाइनिंग कटिंग हो सकती है, जो एक छोटे आयाम पर ये कार्य हो सकते हैं और ये बतौर महिलाएं बेहतर काम कर सकती हैं, घर से निकल के काम कर सकती हैं। जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनके वो इन्हीं कामों का अकाउंटेंट के रूप में करें। जो वर्कर महिलाएं हैं जो कम पढ़ी लिखी हैं वो इसमें बतौर वर्कर काम करें और इसमें कोई बड़ी टेक्नोलॉजी काम करने की आवश्यकता नहीं है। इन चीज़ों पर भी प्रयास किया जा सकता था जो 8,000 करोड़ खर्च किए हैं केवल खाते पर। ऐसा है, देखिए कि पहले जो डकैत था वो किससे चलता था? बीहड़ों में घोड़े से चलता था जी। फिर बाद में उसके पास जीप आ गई तो जीप से चलने लगा। अब बीहड़ों में कहते हैं कि डकैत नहीं है, सही है ना जी। तो अब डकैती जो है वो संस्थागत हो गई है, ये नहीं कि डकैत समाप्त हो गई। अब डकैतियाँ जो है संस्थाओं से होती है, खुलेआम हो रही। डकैती जितने संस्थाएं हैं उन संस्थाओं से होती है जी। तो अभी तक ऐसी ही डकैतियाँ चल रही थी। आपने अभी तक में शायद नहीं देखी है रिश्ती रेंगती ज़िंदगी। बहुत सारा पैसा खर्च हुआ है लाडली बहना पे। आपने महसूस किया उस माँ का दर्द क्या, जो मजबूर है अपने पेट के बच्चे को मारने के लिए क्योंकि लिंग जांच में वो बच्ची निकल रही है? नहीं महसूस। आपने महसूस किया है कभी खेत में टोकरी में रख करके अपने 2 दिन के बच्चे को और खेत काटती हुई महिलाएं? महिला स्वावलंबन में उसमें भी बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे हैं। तो औरत को आप बराबरी का दर्जा मत दीजिए,
लेकिन हिंदुस्तान को अगर महिला दुर्दशा से 137 नंबर से नीचे लाना है, जो 12% की उनकी उपस्थिति है और 48% उनकी जनसंख्या है, उसमें हमको आगे ले जाना है, तो कहीं ना कहीं से उनका सशक्तिकरण पहले उनका उठाना होगा और उसके परिणाम आपको दृष्टिगत हुए। अगर वो सार्थक परिणाम नहीं होते तो क्या इस तरह के परिणाम की अपेक्षा थी आपको? आप तो खुद कह रहे हैं कि लाडली बहना का चमत्कार है। परिणाम की नहीं पर नहीं जा रहा मैं ये कह रहा हूँ आप नहीं अर्थव्यवस्था आप आपने, मैं उस बात को समझ रहा हूँ जी। जब तक कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति जब तक अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो गया तब तक उससे हम दुनिया जीतने की अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। तो एक झटके से अगर आप चाहते हैं कि महिलाएं अकाउंटेंट बन जाए, मैनेजर बन जाए, फलाना हो जाए, ढकाना हो जाए, पहले वो उस दिशा में अपने आप को सोचने का प्रयास तो कर सकें, पहले वो अपने आप को उस दिशा में सशक्त तो माने, पहले उनका इस तरह से मेंटल तो तैयार हो। और इसके लिए आवश्यक है कि पहले उनका आर्थिक स्वावलंबन थोड़ा सा उठे, और जैसे ही उठेगा, मैंने काम किया इस विषय में, स्व सहायता समूहों में मैंने बड़ा काम किया, तो बड़े मुश्किल से जुड़ती हैं उसमें महिलाएं जितनी भी। ये हम सीधी में बुलाए थे, हमारी बहुत अच्छी परिचित हैं पद्मश्री फूलवासन बाई यादव, 10-15 साल पहले मैंने उनको बुलवाया था जी। तो अभी कुछ दिन पहले फिर से आई थी एक कार्यक्रम में मेरे ही बुलावे पे। तो उन्होंने जब शुरू किया तो उन्होंने अपनी पीड़ा को बताया है कि किस तरह से उन्होंने पीड़ा झेली है। और वो कोई पढ़े लिखे परिवार से नहीं है, कोई संभ्रांत परिवार या सब पढ़े लिखे परिवार से नहीं है, कोई धनाढ़ परिवार से नहीं है, बकरियां चराया करती थी, लेकिन एक जिद थी और उसके बाद उन्होंने एक एक मुट्ठी अन्न से वो शुरू किया। आज छत्तीसगढ़ में उनका जो स्व सहायता समूह है वो करोड़ों की महिलाएं ठेके ले रही हैं, वो करोड़ों का उसका टर्नओवर है, अरबों का। तो इस दृष्टि में कहीं ना कहीं से प्राथमिक शुरुआत जो है वो कष्टप्रद है, और जैसे ही वो उससे ढंग से जुड़ जाती हैं महिलाएं, अगर स्व सहायता समूहों से जुड़ी और उनकी आमदनी आने लगी तो फिर उसके बाद उससे हटाना, उस स्वावलंबन से उनको अलग करना, ये बहुत कठिन काम होगा। तब फिर वो अपना हक ले लेंगी, अपने आप ले लेंगी। चलिए, कहते हैं आपके ही दल के बड़े नेता कहा करते थे, अटल बिहारी जी कहा करते थे कि शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा अगर हम किसी चीज़ को निःशुल्क कुछ भी दे रहे हैं तो वो लोगों को सिर्फ अपंग बनाते हैं। आज वो दौर आप ही के दल के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता, प्रधानमंत्री थे, एक बड़े विचारक थे, कवि भी थे। आज आपको नहीं लगता बहुत सारी चीज़ें जो निःशुल्क मिल रही हैं समाज को अपंग बना रही हैं? देखिए, ऐसा है, अटल जी के पहले एक बड़े या कवि हुए जी, अटल जी कवि भी थे जी। अटल जी के पहले एक बड़े कवि हुए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी जी। उनकी एक पुस्तक है भारत भारती, मुझे लगता है उसको कुछ साहित्य अकेडमी में कुछ मिला भी है, साहित्य रत्न वगैरह जी। और उसमें एक लाइन है कि शिक्षे तुम्हारा नाश हो तुम नौकरी के हित बनी। हे शिक्षा, अगर तुझे प्राप्त करने का उद्देश्य केवल मुहर्रिरी प्राप्त करना है, नौकरी प्राप्त करना है, तो तू नष्ट हो जाए। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य तो लोगों को शिक्षित करना है, और इसीलिए उस भारत भारती में ही उल्लेख है कि 10,000 विद्यार्थियों को जो वस्त्र आवास के साथ शिक्षा देता था, ऐसा व्यक्ति ही कुलपति कहलाता था या कुलाधिपति कहलाता था। और उस समय पर शिक्षक का और शिक्षा ग्रहण करने वाले का ये सम्मान था। शिक्षक का सम्मान तो छोड़िए, शिक्षक का सम्मान क्या था? हमारे रामचरितमानस की चौपाई है, गुरु वशिष्ठ कुलपूज्य हमारे, इन्हीं कृपा मारे दनुज रण मारे। तो माँ को चरण स्पर्श करने के पहले, अन्य कुटुंबियों को चरण स्पर्श करने के पहले भगवान राम पहले जाकर के गुरु वशिष्ठ के चरण छूते हैं और अपने जो सहयोगी हैं उनसे परिचय कराते हैं। ये सम्मान किसका है? गुरु का। और भारत भारती में मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि अगर एक रास्ते से स्नातक ब्रह्मचारी आ रहा हो और इस रास्ते से राजा जा रहा हो, तो स्नातक ब्रह्मचारी के सम्मान में मार्ग को छोड़ देना चाहिए। तो शिक्षा ही मूल उद्देश्य से भटक, शिक्षा जब व्यवसायीकरण हो गया, आज की शिक्षा का जो मूल उद्देश्य हो गया, तो माँ बाप सिर्फ पैसे खर्च करके और जिनकी जितनी हैसियत है, सीधी वाला रीमा या इंदौर भेज करके, इंदौर वाला दिल्ली भेज करके, दिल्ली वाला अमेरिका भेज करके, और शिक्षा का केवल व्यवसायीकरण है। तुम सीए बनोगे, तुम डॉक्टर बनोगे, तुम इंजीनियर बनोगे, तुम ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज हासिल करोगे, तो उसके बाद ही तुम सफल व्यक्ति हो। बची खुची का जो कसर है वो ट्यूटर पूरी कर देता है। तो वो एक मशीन हम तैयार कर रहे हैं शिक्षा के नाम पर। तो शिक्षा की गुणवत्ता तो पहले ही समाप्त होगी। शिक्षा का तो मूल उद्देश्य समाज को शिक्षित करना है, दूसरों को शिक्षित करना है। तो अटल जी ने जो कहा वो अपने समय पर बहुत सही बात कही, शिक्षा स्वास्थ्य। लेकिन मुझे लगता है कि समाज हमेशा से यही था। समाज चाहे जो रहा हो, आपको लगता है कि पहले का ये हमारी ये मनोवृत्ति है कि हम अतीत को याद करके खुश होते हैं, अतीत चाहे जैसा रहा हो।
आपका अतीत चाहे जैसा रहा हो, बचपन चाहे जैसा रहा हो, लेकिन अगर बचपन को याद करेंगे तो आपको एक संतुष्टि मिलेगी, एक खुशी मिलेगी। जिस तरह से जख्म होता है जब वो पुराना हो जाता है तो उसको कुरेदो तो उसमें आनंद आता है, खुजली होती है, उसी तरह से अतीत होता है। लेकिन मैं नहीं मानता कि समाज कभी भी बहुत उत्कृष्ट था। समाज में अच्छाई बुराई पहले भी थी, समाज में अच्छाई बुराई अभी भी है। अच्छाई के लिए संघर्ष होता रहा है, बुराई से लड़ाई होती रही है, और समाज इसी तरह से चलता रहेगा। तो मुझे लगता है कि वर्तमान समय पर नारी सशक्तिकरण के लिए जो कार्य हो रहे हैं या समाज के सशक्तिकरण के लिए जो कार्य हो रहे हैं, समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो लोकतंत्र से नहीं जुड़ पाया है। लोकतंत्र हमारे यहाँ, अमेरिकन लोकतंत्र को सही रूप में आने में कम से कम 200 साल लगे थे, 250 साल लगे थे, जबकि अमेरिका लोकतंत्र के लिए सबसे पहले से तैयार था। उसकी जो संरचना थी, या उसकी आप संरचना का अध्ययन करेंगे तो अमेरिका लोकतंत्र के लिए बतौर तैयार था। हमारे ऊपर तो लोकतंत्र एकदम ला करके थोप दिया गया, और सबसे खतरनाक लोकतंत्र। तो लोकतंत्र को सही रूप में आने में जब वहाँ 250 साल लगे, तो यहाँ तो बहुत लंबा समय लगेगा। अभी तो हमारा 40, 50, 60 साल पूरा हुआ है, और वो भी एक ऐसे दल के द्वारा कि राजा मर गया राजा जिंदा है। रोम में एक कहावत है, तो जब राजा मर गया तो राजा कैसे जिंदा है? तो राजा आम आदमी का मुखौटा पहन करके और पहुँच गया लोकतंत्र में। चलिए, सीधी की स्थानीय राजनीति की अगर बात करते हैं, विगत 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सांसद भी हैं, विधायक हैं, फिर भी अभी भी सीधी को बैकवर्ड एरिया के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। ऐसा कि आप उपाध्यक्ष हैं अगर भारतीय जनता पार्टी की, ये सवाल एक लाजमी रूप से बनता है। नहीं, अब ऐसा चमत्कार तो नहीं हुआ। मैं इटावा गया था एक बार, तो मुख्यमंत्री कई वर्षों के हुए, शायद 2 बार के हुए हैं मुलायम सिंह जी, या 3 बार के जी, और उसके बाद उनके पुत्र भी मुख्यमंत्री बने। तो इटावा भी अब इतना इंटीरियर तो नहीं था, उत्तर प्रदेश का शहर है, लेकिन उसके बावजूद भी अब एक शहर से कितनी आप अपेक्षा कर सकते हो, क्योंकि कोई राजधानी तो था नहीं, कोई हाई कोर्ट वगैरह तो था नहीं, मुख्यमंत्री का गृह जिला था। तो उसमें धुंध विकास हुआ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, क्रिकेट का इंटरनेशनल मैदान है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब ऐसा ही कोई चमत्कार अगर सीधी के लिए हो तो उसका विकास हो जाए, वरना हम सौभाग्यशाली है कि हमारे लिए तो अच्छा है कि कुसमी है, और हम सौभाग्यशाली है कि नेचुरल कुछ देख पा रहे हैं वहाँ पर जा कर के। और यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा थोड़ी बहुत अभी बची हुई है, और विकास की एक हद होती है। विकास मैं नहीं मानता कि किसी संस्कृति को नष्ट करके और पेड़ पौधों को काट करके और बड़े बड़े कारखाने स्थापित करके विकास हो गया है। तो ना ही मैं इससे बहुत ज़्यादा दुखी भी हूँ। विकास का पैमाना क्या हो सकता है? अब विकास का पैमाना जैसे ट्राइबल हो गया, आदिवासी हो गया। मैंने इस विषय पर कई बार पढ़ने का और उनके बीच में जा कर के समझने का प्रयास किया। तो लंबे समय में अगर आप जाएं तो ईसाई मिशनरीज़ थी, वो आई, और आदिवासियों का एक बड़ा धर्मांतरण हुआ, और वो ईसाइयत से जुड़े। उन लोगों ने उस समय पर, ईसाइयों ने उनकी मदद की जब वो इंजेक्शन के लिए तरस रहे थे, बीमार थे। तब जब वो रोटी के लिए तरस रहे थे, उन्होंने उनको बिस्किट दिया, रोटी दी, इंजेक्शन दिया, दवाइयाँ दी, और उनको ईसाई बनाया। अब वो चाहते हैं कि वो ईसाई धर्म के लिए सब कुछ छोड़ दें और वो ईसाइयत को विश्व में पहुँचाएँ। हम हिंदू हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे आदि सभ्यता के लोग हैं, ये हमारे अपने हैं, ये वनवासी हैं, ये हमारे ही बीच के लोग हैं। तो इन सब के बीच में हम अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन इसमें जो आदिवासी है उसका मूल पक्ष गायब है। सच्चाई ये है कि ना वो ईसाई बनना चाहता है, ना वो हिंदू बनना चाहता है, वो सिर्फ आदिवासी रह जाना चाहता है। तो विकास का मापन ये है कि विकास में व्यक्ति के करुणा का विकास हो, प्रेम का विकास हो, आधुनिक संरचनाओं का भी विकास हो, लेकिन इस बीच में वो मानव बना रहे और वो प्रकृति के साथ रहे। मेरे हिसाब से तो विकास यही है। और अत्याधुनिक विकास की भाग दौड़ में जितना भी आप दौड़िए, लेकिन लौट करके वहीं आना पड़ेगा। और जितने भी दौड़े हैं वो वापस वहीं पे आ रहे हैं, चाहे आप बाहर के जितनी भी विकासों का अध्ययन करें, शहरों का अध्ययन करें, चाहे जहाँ का अध्ययन करें। ये एक मृगमारीचिका है, ये एक भूख है, लौट करके हम फिर से वहीं पे आएंगे। हाँ, अब ये विषय है कंपटीशन का कि वहाँ पर इतनी सड़कें हो गई, वहाँ पर हवाई चलने लगी, हमारे यहाँ नहीं चल रही है। तो मेरे ख्याल से राजनैतिक विकास अलग वस्तु है,
और बाकी का विकास जो मानव का विकास है, संस्कृति का विकास है, आदिवासी का विकास है, सभ्यताओं का विकास है, शिक्षा का विकास है, वो विकास अलग वस्तु है। राजनीतिक विकास से अछूता है अभी सीधी, काहे को छूता है? बड़े बड़े धुरंधर हुए यहाँ पर। सीधी वो जगह है जब सीधी से राजनीतिक तो पैदा हुए हैं, लेकिन राजनीतिक पैदा ही नहीं हुए भाई। आप राजनीतिक अध्ययन करें तो हिंदुस्तान में मिस्टर साहनी चुनाव जीते थे, बावर्ची थे वो नेहरू के, आंधी चलती थी नेहरू का। नेहरू से बड़ा युवा नेता इस देश की आज़ादी के बाद अभी इतना हुआ नहीं। जब मिस्टर साहनी चुनाव जीते उनके नाम पर, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर, तो सीधी जिले ने पहला जो अपना सांसद बनाया है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का, कांग्रेस का नहीं था वो, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के भगवान दत्त शास्त्री चुनाव जीते थे। और शायद उनके खिलाफ कोई मुंबई का सेठ लड़ा हुआ था, उस जमाने में उसने हेलीकॉप्टर से प्रचार किया था। तो सीधी तो बहुत समृद्ध राजनीतिक क्षेत्र है। कुंवर अर्जुन सिंह जैसे धुरंधर, स्वर्गीय चंद्र प्रताप तिवारी जी जैसे धुरंधर समाजवादी नेता यहाँ से हुए, और अभी भी ऐसा कुछ नहीं, बड़े बड़े राजनीतिक लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारा। बाहर से हवाई आके यहाँ से चली जाती थी, ऐसे हवाई अड्डा बनाने की व्यवस्था नहीं बनाई गई आज तक। हवाई अड्डा है तो सीधी में, पहले आप बता रहे हो सिंगरौली में, मैंने सुना कल कोई बता रहा था कि सिंगरौली में बड़ा कोई हवाई अड्डा बन रहा है, तो भाई कुछ विकास उसको भी करने दो। अभी तक मैं देखा करता था कि अगर सिंगरौली में कोई नेता आ रहा है, मंत्री आ रहा है, तो हवाई से आ रहा है तो सीधी में उतरता था, फिर हेलीकॉप्टर से या सड़क मार्ग से जाता था। तो अब देखिए, वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ेगा। सीधी में हवाई चलवा दें हम, कितने यात्री आप लाओगे? रीवा चलो ठीक है, कुछ कवर कर लेगा, जी। तो वहाँ पर हो रहा है। सिंगरौली की भी संपन्न क्षमता है, और NCL है, NTPC है, बड़ा समृद्ध क्षेत्र है, तो वहाँ पे भी, तो मैं नहीं मानता कि इस कंपटीशन की आवश्यकता है कि वहाँ पे हवाई आ गई तो हमारे यहाँ पे भी। अरे हवाई आ जाए लेकिन चढ़वैया तो लाओगे भाई। सही है। शिक्षा के क्षेत्र में फिर क्या विचार रखेंगे? अभी मेडिकल की संरचना तैयार भी नहीं हुई है, लगभग सिर्फ भूमि पूजन हुआ है। उसके बाद भूमि पूजन के बाद ऐसा लग रहा है जैसे होमग्रास के बाद पानी पड़ जाता है, हर वो जो धूल में परिवर्तित हो जाता है, बस वही व्यवस्था। MSc करने के बाद पहली बार मैं छात्र राजनीति में सक्रिय हुआ जी। तो उस समय पर मैं तो MSc कर चुका था, मैं LLB कर रहा था, और मेरी बहन जो थी वो MSc में एडमिशन लेना चाहती थी। 15 सीटें थी उस टाइम पे, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी में। तो उस समय पर केमिस्ट्री में उसको एडमिशन नहीं मिल रहा था, उसके जो मार्क्स थे वो 16वें नंबर पे आ गई, 15 लड़कों को मिल गया, और उसकी जिद थी कि वो केमिस्ट्री से ही, मैं छात्र नेता, मेरी ही बहन का एडमिशन नहीं। तो मैंने इसके लिए आंदोलन करना शुरू किया, और उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तत्काल, और लवकेश सिंह मंत्री हुए, और देवेंद्र सिंह जी जो नगर पालिका अध्यक्ष थे वो जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष थे संजय गांधी कॉलेज की। पहली बैठक हुई वहाँ पे, मैंने इस मुद्दे को रखा। तो इसके बाद 10 मेरा जो उसमें उनसे चर्चा हुई, तो मैंने अपना पक्ष रखा कि भाई सीधी और सिंगरौली को मिलाकर के केवल एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, स्नातकोत्तर महाविद्यालय है। सिंगरौली से लोग आते हैं यहाँ पर शिक्षा अध्ययन करने, और जब से ये कॉलेज बना तब से 15 सीटें हैं। इस बीच में जनसंख्या कितनी बढ़ी, शिक्षा के प्रति जागरूकता कितनी बढ़ी, इन सब का कितना प्रसार हुआ, और सीटें 15 ही हैं, तो कम से कम 5-10 सीटें इसमें बढ़ाइए आप। तो पहली बार मुझे याद है कि 2003 में महाविद्यालय की, संजय गांधी महाविद्यालय की 10-10 सीटें न केवल स्नातकोत्तर कक्षाओं में बल्कि स्नातक कक्षाओं में भी बढ़ी थी। इतने धुरंधर लीडर हुए, किसी का शिक्षा के इस विषय पर ध्यान नहीं गया। ये बड़े दुर्दशा की बात है, जो अभी आप कह रहे थे शिक्षा के संदर्भ में, कि शिक्षा के राजनीतिकरण की बात करना और शिक्षा का वास्तविक डेवलपमेंट, ये अलग अलग बातें हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में सीधी वास्तव में अछूता था अभी तक। अभी तो ठीक है, मेरे ख्याल से नर्सिंग कॉलेज भी आ गया, और आपके IIT का भी हो गया, पॉलिटेक्निक कॉलेज भी हो गया, संभवतः ITI कॉलेज है, और आपका 2-3 है शायद, कुसमी में भी है, सीधी में भी है, हाँ बिल्कुल, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया, और मेडिकल कॉलेज की संरचना तैयार हो रही है। तो मेरे ख्याल से अब कुछ हो रहा है, लेकिन इतने वर्षों, जब मैं बहुत दिनों पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2003 की बात कर रहा हूँ। और 2000 ये महाविद्यालय कब खुला है? संजय गांधी महाविद्यालय, मेरे ख्याल से आज़ादी के पहले का है ये। अच्छा, आज़ादी के पहले का महाविद्यालय है, और आप कल्पना करो कि इस विषय पर किसी का ध्यान नहीं गया। एक 2 कौड़ी का छात्र नेता इस विषय को जब रखता है तब 10 सीटें बढ़ती हैं। कितने बड़े बड़े यहाँ से नेता हुए, शिक्षा मंत्री हुए, कई मुख्यमंत्री हुए,
सांसद विधायक बन रहे हैं। इस विषय पर किसी ने नहीं सोचा, ये बड़ा दुर्भाग्यजनक था। चलो अब कुछ हो रहा है तो मुझे उम्मीद है कि कुछ न कुछ बेहतर होगा। 2024 प्रारंभ हो रहा है, हम शुभकामनाएं करते हैं इस चैनल के माध्यम से, और मैं चाहूँगा कि आखिरी तौर पर हमारे तमाम दर्शकों के लिए आपके शुभकामनाएं संदेश हो जाएं। आप सब सुखी रहें, समृद्धशाली रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, मेरी यही शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।